वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस से कई सारे न्यूमेरिकल्स टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। थोड़ा हम पहले डिस्कस करेंगे कि किस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इस ह्यूमन स्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में उसका डायग्राम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। चलिए अगर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात किया जाए स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो थोड़ा सा पहले हम रिव्यू ले लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या आपने पढ़ा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर आप शॉर्ट में स्पेसिफाई करो स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो आपने क्या बोला था कि ये जो मेल जर्म सेल है, ठीक है, कहाँ पे, टेस्टिस में, ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, यही पार्टिसिपेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। ठीक, अब करते क्या है, यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल एट प्यूबर्टी एज में होता क्या है, इंक्रीज क्या होता है, GnRH, जिसके बेसिस पे क्या इंक्रीज होता है FSH। ये सब बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में आपको, ठीक है। आगे इसके बाद क्या होता है, आप बोलते हो कि फर्स्ट माइटोसिस होता है, ठीक है। और फर्स्ट माइटोसिस से क्या होता है कि आप बोलते हो कि दो टाइप्स के सेल बनते हैं, दो टाइप्स के सेल इन द सेंस टाइप ए, ठीक है, और दूसरा क्या बनता है, टाइप बी, ठीक है। ये बता दीजिएगा, ये आपको पढ़ाना है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये बनते हैं सेल। चलो ठीक है। अब आप बोलते हो टाइप ए कैसा बिहेव करता है, ये बता दिया कैसा बिहेव करता था, जर्म सेल के जैसे काम करता था। जर्म सेल यानी अपने जैसे सेल को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। चलो, अब टाइप बी आगे जाके किस में इन्वॉल्व होता था, ये आपको बताया गया था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। किस में इन्वॉल्व होता था, स्पर्मेटो। ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोगोनियम में। किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम मतलब आप बोलते हो कि स्पर्मेटोगोनियम बी में, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 ही होता है। आपने पढ़ा, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। अभी स्पर्मेटोगोनियम बी आपको से पूछा गया था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम में आपसे बात किया जाए कि कितने माइटोसिस और मियोसिस होंगे, तो कितने माइटोसिस होंगे, 7 माइटोसिस। कितने होंगे, 7 माइटोसिस। अगर हम मियोसिस की बात करो तो कितने होगा, 1 मियोसिस। कितना होगा, 1 मियोसिस, ठीक है। अब 7 माइटोसिस होगा तो 7 माइटोसिस से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कितने स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, मतलब टाइप बी कितने स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, 128 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, ठीक है। चलो, अब जो ईच स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जो ईच है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आगे जाके किस में चेंज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें चेंज होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये आपको बताया जा चुका है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी अगर बात करो तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 2n ही होगा, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी में क्या चलेगा, आपका मियोसिस होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। आगे जाके जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो मियोसिस के थ्रू कितने स्पर्म बनेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पर्म कितने बनेंगे, 512। कितने बनेंगे, 512। सिंपली बता दूं, जैसे आपने बोला कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया बी है, जब वो 7 माइटोसिस करेगा तो कितने स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा, 128। 1 के 128 किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यानी 46 क्रोमोसोम उसमें भी होगा। लेकिन जब सब में चलेगा मियोसिस एक, ठीक है, तो जब मियोसिस चलेगा, हम एक की बात कर रहे हैं, तो जब एक मियोसिस चलेगा तो 2 में कन्वर्ट होगा, और वो आगे जाके कितने फॉर्म करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, ओवरऑल कितने स्पर्म फॉर्म करते हैं, 4 करेंगे ना स्पर्म फॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो इसमें जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा 2। फिर फर्दर क्या होगा, आगे जाके मियोसिस सेकेंड होगा। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, 4 स्पर्मेटिड फॉर्म करेंगे।
और 4 के 4 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में। तो आपसे पूछा जाए कि जो एक स्पर्मेटोगोनियम बी है, ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनियम आगे जाके कितने ओवरऑल जो स्पर्मेटोगोनियम है, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म फॉर्म होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, तो कितने स्पर्म फॉर्म होंगे 512, क्योंकि आपको पता है ना कि आगे जाके ये मल्टीप्लिकेशन फेज में कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 128 में कन्वर्ट होगा। और सब में क्या चलेगा, आगे जाके क्या होगा, सब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के जैसे बिहेव करेंगे न्यूट्रिशन लेने के बाद, सब में मियोसिस चलेगा। और जब मियोसिस चलेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं 1 हटा देता हूँ, यानी क्या चलेगा आपका मियोसिस चलेगा। और जब मियोसिस चलेगा सब में, तो आगे जाके कितने स्पर्म फॉर्म होंगे 512 स्पर्म क्या होंगे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब आगे बात करते हैं और कैसे क्वेश्चन आता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे आपने बोला ना कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया से आगे जाके जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है, ओवरऑल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो ये आपको बताया था टाइम कितना लगता है 74 डेज। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि अगर आप बात करो स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, उस स्पर्म फॉर्मेशन में टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है 74 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, जैसे मैं आप पे लिख देता हूँ, आपसे पूछा जाता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यानी वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलो आपसे अगर पूछा जाए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, अब आपको याद तो हो ही चुका होगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से क्या होगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कोई डाउट नहीं है इसमें। सेकेंड क्या फॉर्म होगा, 4 स्पर्मेटिड, इसमें भी कोई डाउट नहीं। एंड थर्ड अगर आप बात करो तो क्या फॉर्म होगा, 4 स्पर्म। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, स्पर्म से मैक्सिमम टाइम। अब जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में एक एग्जांपल बता दूं जो आपके एग्जाम में आ चुका है कि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के फॉर्मेशन में कितने स्पर्म इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके फॉर्मेशन में कितने स्पर्म इन्वॉल्व होंगे, और आपको पता है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म फॉर्म करता है, 4 स्पर्म फॉर्म करता है। तो 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के फॉर्मेशन में कितने स्पर्म इन्वॉल्व होंगे, 100 स्पर्म। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, पर कंफ्यूजिंग आते हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं। अब आप कंपेयर और से भी कर सकते हो, जैसे आपसे पूछा जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो उससे कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तो आप बता सकते हो कि 1 से 2 बनता है, तो 100 से कितना बनेंगे, 200 बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बना सकते हो, पर एक क्वेश्चन आ चुका है स्पर्म वाला, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम से स्पर्म से ही क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ देगा कि 200 स्पर्म है, उससे कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होंगे, तो कितने फॉर्म होंगे 200 है। ठीक है, 4 से आप क्या करो, उससे मल्टीप्लाई, 4 से अगर आप डिवाइड करो तो कितना होगा आपका 50। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, दूसरा यानी जो 1 प्राइमरी नहीं सॉरी 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, वो क्या फॉर्म करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा जरा देखते हैं। तो फॉर्म क्या करेगा, एक फॉर्म, 2 क्या फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड, कंफ्यूज है ना, प्राइमरी लिखा है मैंने, एक ही लिखा है। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या फॉर्म करेगा, 2 स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा, और दूसरा क्या फॉर्म करेगा, अगर स्पर्म की बात करें तो कितना फॉर्म करेगा 2 स्पर्म। ठीक है, तो मान लो यहाँ से अगर क्वेश्चन राइज होता है कि पूछ दे आप एग्जाम में कि 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के फॉर्मेशन में कितने स्पर्म इन्वॉल्व होंगे, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या फॉर्म कर रहा है, 2 स्पर्म फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर 100 आपसे पूछा जाए 100 स्पर्मेटोसाइट के फॉर्मेशन में कितने स्पर्म इन्वॉल्व होंगे,
फटाक देना आप क्या करोगे, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितने होंगे स्पर्म इन्वॉल्व, 200। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे कि अगर सेकेंडरी स्पर्मेटिड से क्वेश्चन है तो आप इसको बना सकते हो, जैसे अब स्पर्म से जो आया आंसर वो उससे भी आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 200 सेकेंडरी 200 अगर सेकेंडरी स्पर्मेटिड है, 200 स्पर्मेटिड है, 200 स्पर्मेटिड कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म करेंगे या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को फॉर्म करेंगे, तो थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करके उसको निकालिएगा। ठीक है, अब जैसे 200 बोल रखा है, तो अगर आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो आपको पता है कि 1 से 2 बनता है तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वहां पे प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी में क्या बनता था, 1 से 4 बन रहा था ना, अभी आपको बताया था। यहाँ पे 1 से क्या बन रहे थे, 4 बन रहे थे, तो वहां पे उसको क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो उतने ही बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस पे फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल मेनली स्पर्म से ही क्वेश्चन आ चुके थे, तो आपको ये समझा दिया मैंने। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इससे भी क्वेश्चन बना सकते हो, स्पर्मेटिड से भी बना सकते हो। ठीक है, पर जो भी आपके एग्जाम में राइज हुआ है क्वेश्चन, वो राइज किससे हुआ है, स्पर्म के थ्रू ही राइज हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और वो आपको एग्जाम में दे सकता है कि 500 स्पर्म है, वो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेंगे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मेन हमारा जो टॉपिक है इसके बाद वो हमें पढ़ना है ह्यूमन स्पर्म के बारे में। क्या पढ़ना है, ह्यूमन स्पर्म के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो अगर ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। ह्यूमन स्पर्म को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, साइंटिस्ट का नेम क्या है, लिविनहॉक। क्या है आपका, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, कई सारे आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में लिख रखे हैं, जैसे रैबिट के बारे में, फ्रॉग के बारे में, ठीक है, स्पर्म के बारे में, तो वो सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सीधे ह्यूमन स्पर्म से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किसने किया है, लिवेनहॉक ने। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए ह्यूमन स्पर्म में उसकी साइज के बारे में कि ह्यूमन स्पर्म का साइज कितना होता है, तो ह्यूमन स्पर्म का जो साइज होता है कितना होता है, 55 माइक्रोन इंटू 5 माइक्रोन, जिसमें इसकी इसकी बात करते हैं, क्या है आपका लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। ठीक है, और भी एक चीज देखने की है, जैसे आपको अभी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, फिलहाल अभी आगे भी बताऊंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म में क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है और क्या होता है, टेल होता है। मेन पार्ट आप पढ़ोगे अभी आगे। तो अगर हम इस साइज में अगर हम टेल को कंपेयर करें ना, जो स्पर्म का टेल होता है, ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो स्पर्म का टेल है वो अकेला है, जो पूरी साइज है ना, वो साइज का कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है, 50 माइक्रोन, याद रखेंगे। ठीक है, जो टेल वाला पार्ट है, तो क्या बताया आपको कि ओवरऑल अगर स्पर्म की आप साइज की बात करो तो साइज कितना होता है, 55 माइक्रोन इंटू 5 माइक्रोन, जिसमें आप बोलते हो लेंथ कितनी होगी, 55 माइक्रोन, और विड्थ कितनी होगी, 5 माइक्रोन। बट अगर आप कंपेयर करो कि स्पर्म में हेड, नेक एंड टेल के रिगार्डिंग, जो टेल वाला पार्ट सबसे बड़ा होता है, अभी लास्ट में आपको बताया जाएगा जब स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो टेल अकेला कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, 50 माइक्रोन। ठीक है, थोड़ा इसको आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आईएमपी पॉइंट। ठीक है, अगर आप स्पर्म को इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो सारे एनिमल हैं, ऑल एनिमल, उसमें ह्यूमन इंक्लूडेड है, तो ऑल एनिमल स्पर्म जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल होता है, एंड फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सा नई बात है, पर है। अगर आपने 11th में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जो एस्केरिस है, ठीक है,
जिसमें आप बोलते हो कि और की बात करो तो ठीक है, निमेटा हेलमिंथेज। ठीक है, जो एस्केरिस है, आप बोलते हो राउंड वॉर्म एस्केरिस जो है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म मोटाइल तो होता है, ये नहीं भूलना है, स्पर्म मोटाइल होगा। अगर मोटाइल नहीं होगा तो जाहिर सी बात वो आगे कैसे मूव करेगा। तो स्पर्म तो मोटाइल होता है, बट इसमें फ्लैजिला, ठीक है, बट जो फ्लैजिला होता है ना, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो फिर बात आती है कि अगर सर फ्लैजिला एब्सेंट हुआ तो ये मोटाइल कैसे हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पर्म जो मूव करता है ना, ठीक है, स्पर्म स्पर्म क्या होता है कि यहाँ मूव किसके थ्रू करता है, अमीबॉइड मूवमेंट करता है। कैसा करता है, अमीबॉइड मूवमेंट। कैसा करेगा, इसमें जो स्पर्म है, स्पर्म का मूवमेंट कैसा होगा, स्पर्म का मूवमेंट कैसा होगा, अमीबॉइड मूवमेंट होगा। तो कभी कभी एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करता है, जैसा अभी आपको तो मैंने बोला कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके स्पर्म में टेल एब्सेंट होता है। टेल मैक्सिमम बना किसका होता है, फ्लैजिलर पार्ट से ही बना होता है। अभी जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना ह्यूमन स्पर्म का, तो आप बताया जाएगा कि जो जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आपके एक्सोनिमी, या बोल सकते हो कि जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू ही क्या होता है, फ्लैजिलर पार्ट से क्या होता है आगे जाके फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी आप पढ़ सकते हो कि जो एस्केरिस है, निमेटो हेलमिंथेज है, उसके स्पर्म में क्या होता है, टेल एब्सेंट होता है। सिंपली आप पढ़ो, फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है, पर मूवमेंट होता है, मोटाइल होता है वो स्पर्म। पर कैसे मूव करता है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्पर्म का। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है।